हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन बीए ट्यूटोरियल। तो आज का ये वीडियो है डीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। आज हम संज्ञान, अधिगम और बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं और ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम से क्या आशय है, या अधिगम क्या है, या सीखना क्या है। आंसर देख लेते हैं। तो अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार, ज्ञान, कौशल एवं अनुभव में स्थायी परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के कारण उत्पन्न होता है। इसे ही अधिगम कहते हैं। यहाँ पर हम एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं। गेट्स महोदय के अनुसार अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। जब हमारे अनुभव और हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसे ही अधिगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम के नियम लिखिए। आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के नियम देख रहे हैं। फर्स्ट है तत्परता का नियम। जब बालक सीखने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार होता है, तब अधिगम प्रभावी होता है। फिर सेकंड है अभ्यास का नियम। किसी कार्य को बार बार करने से सीखना मजबूत होता है तथा अभ्यास ना करने पर भूलने की संभावना बढ़ जाती है। फिर थर्ड नियम है प्रभाव का नियम। जिस कार्य से संतोष एवं आनंद मिलता है, उसे व्यक्ति जल्दी सीखता है और बार बार करना चाहता है। फिर अगला नियम है निकटता का नियम। जो बातें समय या स्थान की दृष्टि से एक दूसरे के निकट होती है, उन्हें सीखना आसान होता है। फिर पांचवा है पुनरावृत्ति का नियम। बार बार दोहराने से ज्ञान स्थायी हो जाता है। फिर अगला नियम है प्रेरणा का नियम। प्रेरणा मिलने पर बालक अधिक रुचि और उत्साह के साथ सीखता है। ये सारे अधिगम के नियम हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आत्म पहचान क्या है? 2 विशेषताएं लिखिए। आंसर देख लेते हैं। तो आत्म पहचान से आशय व्यक्ति द्वारा अपने गुणों, क्षमताओं, विचारों एवं व्यक्तित्व को समझने से है। यह व्यक्ति को अपनी वास्तविक पहचान और महत्व का बोध कराती है। हम आत्म पहचान की विशेषता भी देख लेते हैं। पहली विशेषता, आत्म पहचान व्यक्ति में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। सेकंड, यह व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को समझने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, कहानी कथन का कक्षा कक्ष में उपयोग लिखिए। आंसर देख लेते हैं। तो कहानी कथन का कक्षा कक्ष में उपयोग कुछ इस तरह होता है। फर्स्ट, विद्यार्थियों में रुचि एवं ध्यान बनाए रखने में सहायक। सेकंड, भाषा एवं अभिव्यक्ति कौशल का विकास करता है। थर्ड, नैतिक मूल्यों एवं संस्कारों का विकास करता है। फोर्थ, कल्पना शक्ति और रचनात्मक शक्ति को बढ़ाता है। फिफ्थ, कठिन विषय को सरल एवं रोचक बनाने में सहायक करता है। इसलिए कक्षा कक्ष में कहानी कथन जरूरी है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, संप्रत्यय क्या है? इसके प्रकार बताइए। तो आंसर देख लेते हैं। संप्रत्यय वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या विचार की समान विशेषताओं को समझकर उसका सामान्य अर्थ ग्रहण करता है। इसे ही संप्रत्यय कहा जाता है। संप्रत्यय के कई प्रकार है। पहला, ठोस संप्रत्यय। सेकंड, अमूर्त संप्रत्यय। थर्ड, सरल संप्रत्यय। फोर्थ, जटिल संप्रत्यय। फिफ्थ, प्राकृतिक संप्रत्यय। और सिक्स्थ, कृत्रिम संप्रत्यय। अलग अलग प्रकार के संप्रत्यय होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, अवधान क्या है? इसकी विशेषता बताइए। आंसर देखते हैं। तो अवधान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी एक वस्तु, कार्य या विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसे ही अटेंशन या अवधान कहते हैं। इसकी विशेषता देख लेते हैं। फर्स्ट विशेषता, अवधान एक मानसिक प्रक्रिया है। सेकंड, इसमें ध्यान किसी विशेष वस्तु या कार्य पर केंद्रित होता है। थर्ड, अवधान के बिना प्रभावी अधिगम संभव नहीं होता। फोर्थ, यह व्यक्ति की रुचि एवं आवश्यकता से प्रभावित होता है। फिफ्थ,
अवधान की अवधि सीमित होती है। 6th, अवधान से कार्य की स्पष्टता और समझ बढ़ती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, खेल एवं खेलकूद के सामान्य नियम लिखिए। आंसर देख लेते हैं। खेल एवं खेलकूद के सामान्य नियम इस प्रकार है। फर्स्ट, खेल नियमों के अनुसार खेलना चाहिए। सेकंड, खिलाड़ियों को अनुशासन बनाए रखना चाहिए। थर्ड, खेल में ईमानदारी और खेल भावना रखनी चाहिए। फोर्थ, खिलाड़ियों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। फिफ्थ, खेल के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। सिक्स्थ, रेफरी या निर्णायक के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। ये सारे खेलकूद के सामान्य नियम खेल के अंतर्गत होने चाहिए। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संप्रेक्षण के 3 महत्व बताइए। तो संप्रेक्षण के 3 महत्व इस प्रकार है। फर्स्ट, यह विचारों एवं सूचनाओं के आदान प्रदान में सहायता करता है। सेकंड, संप्रेक्षण से आपसी समझ एवं संबंध मजबूत होते हैं। थर्ड, यह शिक्षण एवं कार्यों को प्रभावी और सरल बनाता है। इस प्रकार संप्रेक्षण महत्वपूर्ण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की विशेषता लिखिए। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्किनर के सिद्धांत की विशेषता लिखिए। आंसर देख लेते हैं। तो B.F. स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। फर्स्ट, यह सिद्धांत क्रिया एवं उसके परिणाम पर आधारित है। सेकंड, अच्छे व्यवहार को पुनर्बलन देकर मजबूत बनाया जा सकता है। थर्ड, दंड द्वारा अवांछित व्यवहार को कम किया जाता है। फोर्थ, अधिगम में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिफ्थ, यह सिद्धांत व्यवहार परिवर्तन पर बल देता है। सिक्स्थ, सीखना धीरे धीरे प्रतिक्रिया के नियंत्रण से विकसित होता है। तो ये सब सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की विशेषताएं है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, वाइगोस्की के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व लिखिए। आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर वाइगोस्की के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व हम यहाँ पर बिंदु में देखेंगे। फर्स्ट, शिक्षण में सामाजिक वातावरण एवं सहभागिता को महत्व दिया गया। सेकंड, भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया। थर्ड, बालक की क्षमता के अनुसार शिक्षण पर बल दिया गया। फोर्थ, सहयोगात्मक अधिगम एवं समूह कार्य को प्रोत्साहन मिला। फिफ्थ, शिक्षक को मार्गदर्शन एवं सहायक की भूमिका प्रदान की गई। और सिक्स्थ, निकटतम विकास क्षेत्र के माध्यम से प्रभावी अधिगम पर बल दिया गया। ये सब वाइगोस्की के सिद्धांत के शैक्षिक महत्व है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, कहानी कथन के शैक्षिक उद्देश्य लिखिए। आंसर देख लेते हैं। तो कहानी कथन के शैक्षिक उद्देश्य इस प्रकार है। फर्स्ट, विद्यार्थियों में रुचि एवं ध्यान उत्पन्न करना। सेकंड, भाषा एवं शब्द भंडार का विकास करना। थर्ड, नैतिक मूल्यों एवं अच्छे संस्कारों का विकास करना। फोर्थ, कल्पना शक्ति एवं रचनात्मकता को बढ़ाना। फिफ्थ, विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना। फिफ्थ, शिक्षण को सरल, रोचक और प्रभावी बनाना। ये सब कहानी कथन के शैक्षिक उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, भाषा विकास का क्रम लिखिए। आंसर देख लेते हैं। तो भाषा विकास का क्रम कुछ इस तरह होता है। बच्चा या बालक सबसे पहले रोना और ध्वनि निकालना सीखता है। फिर बड़बड़ाना सीखता है। फिर थर्ड, शब्द बोलना सीखता है। फिर आगे छोटे छोटे वाक्य बोलता है। फिर पूर्ण वाक्य बोलता है। और अंत में भाषा का स्पष्ट एवं प्रभावी प्रयोग करना सीख जाता है। और यदि हम सरल शब्द में बोले तो सबसे पहले बालक सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना सीखता है। यही भाषा विकास का क्रम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्यवहार क्या है, इसकी विशेषता बताइए। आंसर देखते हैं। तो व्यवहार से आशय व्यक्ति की उन क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं और कार्यों से है जो वह विभिन्न परिस्थितियों में करता है। यह व्यक्ति के विचार, भावनाओं एवं व्यक्तित्व को प्रकट करता है। इसे ही व्यवहार कहते हैं।
व्यवहार की विशेषता देखते हैं। फर्स्ट, व्यवहार व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक क्रियाओं को दर्शाता है। सेकेंड, यह वातावरण एवं अनुभव से प्रभावित होता है। थर्ड, व्यवहार में परिवर्तन संभव होता है। फोर्थ, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रकट करता है। फिफ्थ, व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है। सिक्स्थ, यह जन्मजात एवं अर्जित दोनों प्रकार का हो सकता है। ये थी व्यवहार की विशेषता। इसी बीच आप वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अपसारी तथा अभिसारी चिंतन से क्या आशय है? आंसर देखते हैं। तो अपसारी चिंतन वह चिंतन है जिसमें व्यक्ति किसी समस्या के अनेक नए एवं रचनात्मक समाधान खोजता है। इसमें कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता पर बल दिया जाता है। इसे ही अपसारी चिंतन कहते हैं। और अभिसारी चिंतन वह चिंतन है जिसमें व्यक्ति किसी समस्या का एक सही एवं निश्चित समाधान खोजने का प्रयास करता है। इसमें तर्क और तथ्य पर अधिक बल दिया जाता है। इसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15। एनकोडिंग क्या है? इसके प्रकार बताइए। आंसर देख लेते हैं। तो एनकोडिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राप्त सूचनाओं को मस्तिष्क में स्मृति के रूप में संग्रहित करने योग्य बनाया जाता है। इसे ही एनकोडिंग कहा जाता है। एनकोडिंग के प्रकार भी कई होते हैं। फर्स्ट, दृश्य एनकोडिंग। सेकंड, श्रव्य एनकोडिंग। थर्ड, अर्थात्मक एनकोडिंग। फोर्थ, स्पर्शात्मक एनकोडिंग। ये सब एनकोडिंग के प्रकार होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।